जब एक पहाड़ी गुफा में हमारे पूर्वज रहा करते थे, जिनको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। ये और भी है। ठीक उनकी बगल के पहाड़ पे हमारे चचेरे पूर्वज रहा करते थे, जिनको निएंडरथल कहते हैं। दोस्तों, निएंडरथल भी हमारे पूर्वज हैं। हमने जब अपना डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला कि हमारे डीएनए में 193 जीन हमारे चचेरे पूर्वज निएंडरथल से मिलते हैं। हमारे ये दोनों पूर्वज दिखने में बिल्कुल अलग थे। इनको हमेशा एक दूसरे का डर लगा रहता था। जैसे ही आमने सामने आते एक दूसरे को मार डालते थे। होमो सेपियंस के पास अच्छे हथियार थे और इसी वजह से उन्होंने निएंडरथल को मारकर विलुप्त कर दिया। लेकिन शायद हमारे कुछ पूर्वजों ने इनकी महिलाओं से संबंध भी बनाए होंगे, तभी हमारे अंदर आज भी निएंडरथल के डीएनए मिलते हैं। दोस्तों, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए दूसरी अपने जैसी प्रजाति को खत्म कर देने को डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से एलियन भी एक दूसरे के आमने सामने आते ही एक दूसरे की प्रजाति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया था। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि एलियन हैं, लेकिन वो चुप है क्योंकि वो अपनी मौजूदगी के बारे में किसी और एलियन यानी हम मनुष्य को नहीं बताना चाहते। आपने जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, उन सब में यही दिखाया जाता है कि एलियंस पृथ्वी पर मनुष्य को मारने आता है। परंतु दोस्तों, फिल्म अवतार को ना भूलें, जिसमें मनुष्य एलियन को जानवरों की तरह देखते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिकों की माने तो भगवान लोगों का भ्रम मात्र है। असल में हम लोग ब्रह्मांड में एक रासायनिक एक्सीडेंट की वजह से हैं। जब कई अणु एक विशेष अवस्था में जुड़े तो डीएनए और सेल बना, और उसी के विकास से आज हम और आप हैं। हमको बनाने वाला कोई नहीं। जो भी जीव अपने दिमाग से सोच सकता है, वो सब यही सोचते हैं कि क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है, क्या हम इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले हैं। हम लोग रेडियो सिग्नल इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक भेज रहे हैं। इसके अलावा सेटी जैसी संस्था है जिसका काम ही है एलियंस को खोजना। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है। शायद उन ग्रहों पर रहने वाले लोगों का दिमाग हम जैसा ना हो और शायद वो हमारी तरह से ना दिखते हो। दोस्तों, विकास कभी नहीं रुकता। यह तब तक के लिए सुप्त अवस्था में चला जाता है जब तक किसी चीज में बदलाव लाने के लिए कोई कारण अस्तित्व में नहीं आता। जब किसी प्राणी के जीने के लिए किसी अनुवांशिक विशेषता की जरूरत खत्म हो जाती है, तब वह विशेषता मस्तिष्क के किसी रिकॉर्ड रूम में चली जाती है और वहां हमेशा मौजूद रहती है, और वहां से वापस तभी आती है जब उसकी जरूरत दोबारा महसूस होने लगती है। इस बीच दूसरी विशेषताएं व लक्षण अपनी गति से विकसित होते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। बच्चे के नीचे से सहारा अचानक से हटा लेने पर बच्चे द्वारा की जाने वाली हरकतों को मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। ये रिफ्लेक्स नवजात शिशुओं में लगभग 4 महीने तक देखने में आता है। ऐसा तब होता है जब बच्चे के नीचे से सहारा हटाने पर उसे लगता है कि वो नीचे गिर रहा है। तब बच्चा अनजाने में ही अपनी बाहें फैला देता है, खुद को खींच लेता है, फिर ढीला छोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से रोने लग जाता है। बच्चे के रोना बंद कर देने के बाद उसकी हथेलियों में अपनी उंगली फैलाइए। देखिए क्या होता है। बच्चा आपकी उंगली को मजबूती से पकड़ लेता है। इतने छोटे बच्चे के लिए उंगली इतनी ताकत से पकड़ लेना बेहद अचरज भरी बात है। नवजात शिशुओं की तो मांसपेशियां भी इस अवस्था तक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई होती, फिर भी उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह उनके पूरे शरीर का भार उठा सकती है। इसे पामर ग्रेव्स रिफ्लेक्स कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इन रिफ्लेक्सेस के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस आज हमारी अनुवांशिकता में सुप्त हो चुके हैं, यानी सो चुके हैं। हम सभी मनुष्य विकसित कपिलवानर परिवार प्राइमेट्स के सदस्य हैं। मनुष्य और चिंपांजियों के डीएनए में 70 लाख वर्ष पहले विभिन्नताएं आनी शुरू हो गई थी। वर्तमान में मनुष्य और चिंपांजी की डीएनए की संरचना में केवल 1.2% अंतर है। विकास होने के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी विकसित होता गया और डीएनए में भी परिवर्तन होता गया। अधिकांश वानर जाति जीवन भर किसी छायादार वस्तु या वृक्ष में रहते हैं। उनके बच्चे सहज बोध से अपनी माँ की खाल से या पेट के तने से चिपटते हैं। वो पेट की डालियों पर बैठे रहते हैं और सोते भी वही हैं। यहाँ पर मोनो रिफ्लेक्स उनके काम आता है। यह रिफ्लेक्स उनके बच्चों की पकड़ ढीले होते ही गिरने की संभावना पर उनकी माँ को सावधान कर देता है और उन्हें भी अचानक पकड़ मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पामर ग्रेव्स रिफ्लेक्स वनमानुष को एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते वक्त गिरने से बचाने के साथ दिन भर की अनेक गतिविधियों में इन्हें मजबूत पकड़ उपलब्ध कराता है। बच्चा यह काम खुद से नहीं करता, बल्कि उसका मस्तिष्क करता है। मनुष्यों में मस्तिष्क का अग्रभाग ऐच्छिक क्रियाओं को करने में योगदान देता है।
अगर भाग का विकास होने से मोरो और पामर ग्रेप्स रिफ्लेक्सेस दब जाते हैं और बाद में हम यह सब भूल जाते हैं। इसके अलावा हम जब देर तक नहाने के बाद अपने हाथों को देखेंगे तो हमें अपनी उंगलियां और हथेलियां कुछ ऐसी दिखेंगी। उंगलियों को ध्यान से देखिए, आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा। उंगलियों के साथ थोड़ी देर के लिए ऐसा होने का संबंध पानी के तापमान से नहीं है, ना ही आपकी स्किन में कुछ खास है। यह भी एक तरीके का रिफ्लेक्स है जो हमारे दिमाग नहीं बल्कि तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा तब होता है जब हमारी हथेलियां बहुत देर तक पानी के संपर्क में रहती हैं। लेकिन ऐसा केवल हमारी हथेलियों के साथ ही क्यों होता है, चेहरे के साथ तो नहीं होता। इसका कारण यह है कि लाखों वर्ष पहले जब हम भी दूसरे वानरों की भांति पेड़ों पर रहते थे, तब बरसात के दिनों में हमारी गीली हथेलियों के कारण पकड़ कमजोर हो जाती थी। तो विकास के क्रम में हमारी हथेलियों और उंगलियों को पानी के संपर्क में देर तक रहने पर झुर्रीदार यानी टायरों के उभार जैसा बना दिया, ताकि उनकी पकड़ मजबूत हो जाए और पेड़ की टहनियों से टपकता पानी इन्हीं झुर्रियों से बहता हुआ निकल जाए। दोस्तों, अब आपको कुदरत का इवोल्यूशन यानी विकास समझ में आ गया होगा। सच में यह बहुत ही कमाल की प्रक्रिया है। दोस्तों, अब हम जरा सोचते हैं कि पृथ्वी पर जीवन 4 बिलियन साल पहले आया था, लेकिन मनुष्य का जन्म अभी कुछ 2 लाख साल पहले ही हुआ है। अगर हम पृथ्वी की उम्र 1 साल मान ले तो हम इंसान यहाँ कुछ मिनटों से ही हैं। अभी आने वाले भविष्य में न जाने कितने बदलाव हम इंसानों में आएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अपने छोटे से जीवन काल में हम इंसानों ने पृथ्वी पर जीवन नरकीय बना दिया है। हम लगातार पृथ्वी को तबाह करते जा रहे हैं। पता नहीं हमारा क्रूर दिमाग और ये एवोल्यूशन हमें आने वाले समय में किस मोड़ की ओर लेके जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।